दूसरी तिमाही के ग्रोथ को पंख लग गए हैं। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.2% पर पहुंच गई है। आज सरकार ने वित्त वर्ष 2025 और 26 के दूसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़े जारी किए। पिछले साल की तुलना करें तो ये 5.6% से बढ़कर 8.2% पर पहुंची है, जबकि पहली तिमाही में ये 7.8% पर थी। जिन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला है उनमें मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 2.2% से बढ़कर 9.1% पर है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ 3% से बढ़कर 4% पर पहुंच गई है और फाइनेंस एंड रियल एस्टेट की अगर बात करें तो 7.2% से बढ़कर ये 10% पर पहुंच गई है। अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर उतार चढ़ाव के बावजूद एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो 3% से बढ़कर 5.6% पर आ गई है। इसके अलावा इंडस्ट्री ग्रोथ जो है वो 3.8% से बढ़कर 7.7% और सर्विसेज ग्रोथ 7% से बढ़कर 9.2% पर पहुंच गई है। कैरियर की चीफ इकोनॉमिस्ट रजनी सिन्हा ने जीडीपी नंबर्स को कैसे बताया, सुनाते हैं आपको। ओवरऑल अगर आप देखिए तो एक्सपेक्टेशंस था कि अच्छा ग्रोथ नंबर आएगा। इतना अच्छा तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम अराउंड 7.2 एक्सपेक्ट कर रहे थे। सबसे पहले तो थोड़ा स्टैटिस्टिकल इम्पैक्ट है। अगर हम लास्ट ईयर देखें Q2 में बेस कम था जीडीपी ग्रोथ का, तो इसीलिए भी इस बार का जो नंबर है उसको उससे थोड़ा पुश मिला है। सेकेंड, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत कम रहा है इस सेकेंड क्वार्टर में, जीडीपी डिफ्लेटर बहुत लो है, इसके कारण भी उसे थोड़ा जीडीपी नंबर जो रियल ग्रोथ नंबर है उसको उससे भी सपोर्ट मिला है। अलावा भी अगर हम देखें तो बाकी फैक्टर्स भी सपोर्टिव थे ग्रोथ के लिए। ये जो जीएसटी रेट कट, इनकम टैक्स स्लैब्स में जो हुआ था एडजस्टमेंट, ये दोनों फैक्टर काफी सपोर्टिव है कंजम्पशन ग्रोथ के लिए। फेस्टिव डिमांड भी काफी अच्छा रहा था इस साल जो हमने देखा पिछले कुछ महीनों में। इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर्स भी अच्छे लग रहे हैं। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें सिर्फ सेंटर का तो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुआ है। अगर हम ओवरऑल गवर्नमेंट केपेक्स ग्रोथ 40% हुआ है फर्स्ट हाफ में, उसको हम एडजस्ट भी कर ले कि फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को एक लार्ज अमाउंट दिया गया, अगर उससे एडजस्ट कर ले तो भी ग्रोथ अच्छा आता है अराउंड 29%। अब बात आज के बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में कंसोलिडेशन मोड में रहा है। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई तो वही निफ्टी बैंक की भी फ्लैट क्लोजिंग हुई है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हल्की गिरावट दिखी है। मार्केट के ज्यादा अपडेट्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, बताइए कैसे रहा आज के बाजार का हाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, कल के सत्र में हमने देखा था कि बाजार एक नए लेवल पे पहुंचता हुआ नजर आया करीब 297 ट्रेडिंग सेशन के बाद। तो आज के जो सत्र है उसमें एक मुनाफा वसूली तो डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकती थी। ये बाजार ने पहले ही अनुमान लगा लिया था और वैसा ही कुछ आप देखिए आपको होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग, सेंसेक्स में भी फ्लैट क्लोजिंग, बैंकिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे भी एक फ्लैट क्लोजिंग ही देखने को मिली और ब्रॉडर इंडाइसेस में हमें हल्की फुल्की जो कमजोरी है वो देखने को मिली। इसके अलावा ऑयल एंड गैस में भी जो प्रेशर है वो ऑलरेडी बना हुआ था। आईटी पैक में प्रेशर था। ऑल ओवर अगर हम बाजार की बात करें तो हल्का फुल्का प्रेशर आज बना हुआ था, बिकॉज कल हमें एक रिकॉर्ड लेवल देखने को मिला था, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। इस टाइम पे निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स थे जिसने बाजार को सपोर्ट किया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मास्यूटिकल, अडानी एंटरप्राइजेज और साथ में आयशर मोटर्स में करीबन 1% का उछाल आज के सत्र में देखा गया है। लूजिंग पॉकेट में देखिए एसबीआई लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ और पावर ग्रिड। आप मेजरली देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो शेयर्स हैं वो यहाँ पे गिरावट में आपको ज्यादा आते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे एक प्रेशर तो जो था वो बना हुआ था। ब्रॉडर इंडेक्स की बात करी जाए तो यहाँ पे बढ़ने वालों में पूना वाला फिनकॉर्प, एसआरएफ, कल्याण ज्वेलर्स और एमएनएम फाइनेंशियल में करीब 2.5% की जो बढ़त है वो देखने को मिली है। और लूजिंग पॉकेट में एस्ट्रल, एनएलसी इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और सुजलॉन एनर्जी आज जो है प्रेशर में जाके बंद हुए हैं। तो एक फ्लैट क्लोजिंग हम बोल सकते हैं और कल की बढ़त के बाद आज हल्की फुल्की बाजार में मुनाफा वसूली रही है। देखने वाली बात यह होगी कि मंडे का जो सत्र है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो नंबर्स हैं उसका रिफ्लेक्शन हमें, जीडीपी के जो आंकड़े हैं उसका रिफ्लेक्शन जो है सोमवार को आता हुआ दिखाई देगा। बाजार की नजर अगले हफ्ते होने वाले आरबीआई पॉलिसी और ऑटो बिक्री आंकड़ों पर रहेगी। अगले हफ्ते में क्या होंगे अहम ट्रिगर, बताने के लिए जुड़ रही है कंचन नौटियाल।
कल से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लाइनअप में है। कल जो है लेंसकार्ट के Q2 के जो नंबर हैं वो आपको आते हुए दिखाई देंगे। याद होगा कितना बज इसका आईपीओ का मार्केट में बना हुआ था। 1 दिसंबर की बात करी जाए तो ऑटो सेल्स के आंकड़े हमें पहली तारीख को मार्केट में आते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI के जो नंबर्स हैं वो भी आएंगे और यूएस के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI का जो डेटा है वो भी इसी दिन आएगा। 2 दिसंबर की बात करी जाए तो यहाँ पे जो फेड के चेयरमैन है जेरोम पोवेल, उनकी जो स्पीच है वो होगी, इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ग्लोबल मार्केट के लिहाज से। 3 दिसंबर जो RBI की ब्याज दरें है उसकी जो MPC की बैठक है उसकी शुरुआत हो जाएगी। मीशो का IPO आने वाला है करीब 5,500 करोड़ का, वो भी इस दिन ओपन होगा। साथ में HSBC कॉम्पोजिट और सर्विस PMI के जो नंबर्स हैं वो भी आपको इसी दिन आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 4 दिसंबर की तरफ आगे बढ़ा जाए तो यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम का जो डेटा है इसी दिन आएगा। और बात करी जाए 5 दिसंबर यानी कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दिन होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट इनफैक्ट हम बोलेंगे फ्राइडे, क्योंकि यहाँ पे RBI का जो रेट कट है उसके ऊपर जो फैसला है वो आता हुआ दिखाई देगा। फेड की जो बैलेंस शीट है वो भी इसी दिन आएगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो डीमर्जर है उसकी ये एक्स डेट है और साथ में कैम्स के स्टॉक स्प्लिट की भी एक्स डेट है। और 3 दिसंबर को मैंने मिस कर दिया था बोलना, MPC की जो बैठक है वो शुरू होने वाली है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट आज के फ्राइडे से लेके अगला फ्राइडे होने वाला है बाजार के लिए। वही बाजार की नजर सोमवार से आने वाले नवंबर ऑटो बिक्री आंकड़ों पर रहेगी। कैसे रह सकते आंकड़े, समझते हैं यतिन मोहता से। जी, अक्टूबर में हमने देखा कि जो GST कट था उसका बेनिफिट ऑटो सेल्स को मिला और इस टाइम फेस्टिव सीजन भी है और जो शादी की सीजन है उसके कारण ऑटो सेल्स की बिक्री में काफ़ी अच्छा पिकअप देखने को मिला है। चाहे वो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हो, 2 व्हीलर सेगमेंट हो, यहाँ काफ़ी अच्छी ग्रोथ के अनुमान है। 15 से 20% सेल्स नवंबर के महीने में साल दर साल बेसिस पे बढ़ने की उम्मीद है। नोमुरा के हिसाब से अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और अशोक लेलैंड के कमर्शियल व्हीकल सेल्स में लगभग 20% से ज़्यादा का इजाफा होना चाहिए। और अगर हम 4 व्हीलर्स की बात करें जैसे कि मारुति, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स या महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव सेगमेंट, तो यहाँ भी जो ग्रोथ है 18 से 20% के बीच में रहने की उम्मीद है। इनफैक्ट मारुति की सेल्स जो है लगभग 2,20,000 यूनिट्स का अनुमान देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टर सेगमेंट सेल्स हो या हुंडई मोटर्स की सेल्स हो तो यहाँ 8 से 9% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान है। और अगर हम 2 व्हीलर्स की बात करें तो यहाँ सबसे अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिलेगा और सबसे बेस्ट सीजन की सेल्स देखने को मिलेगी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में शादी की सीजन है जैसे कि मैंने पहले कहा। तो हीरो मोटोकॉर्प हो, रॉयल एनफील्ड हो या TVS मोटर्स हो, यहाँ 25 से 26% की ग्रोथ का अनुमान है। और अगर हम बजाज ऑटो की बात करें तो एक्सपोर्ट मार्केट से इतना पिकअप नहीं हुए, बेस हाई है, तो यहाँ भी 8-9% की ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। तो अगर हम बात करें नवंबर के महीने की तो जो मोमेंटम GST कट ने बनाया है और जो शादी की सीजन है, कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर को उसका फायदा मिलता हुआ नजर पड़ेगा। तो इस हफ्ते बाजार ने नया शिखर बनाया है और अब बाजार तेजी की तरफ बढ़ चला है। बेहतर GDP नंबर से ट्रिगर मिल सकता है और अगर रेट कट का बूस्टर आएगा तो डबल बोनांजा। ऐसे में अब बाजार में क्या करें, आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। बाजार अभी भी है मौका, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अगली खबर में बात करेंगे मीशो की। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो भी शेयर बाजार में दस्तक देने के लिए तैयार है। 3 दिसंबर को कंपनी का IPO खुल रहा है। कारोबार और ग्रोथ आउटलुक पर CNBC आवाज ने खास बात की है कंपनी के ऑल टाइम डायरेक्टर और CTO संजीव कुमार और CFO धीरेश बंसल से। मीशो के लिए इस वक्त IPO लाना क्यों जरूरी है, कोई स्ट्रेटेजिक टाइमिंग है? So IPO हमारे लिए it's extremely important to kind of understand that over the last 2 years, like we have been operating with very good financial discipline. Like हमारा free cash flow positive है, business एक predictable stage पे है, हमारी growth काफ़ी अच्छी है। इस साल first half of this financial year हमारे NMV grew by about 44%, orders grew by more than 50%. So business continues to grow pretty fast. It is free cash flow positive. So we believe like all the goodness that comes with company going public. वो हमें अब सोच लेना चाहिए, बिकॉज लाइक आफ्टर यू गो पब्लिक टैलेंट अट्रैक्ट करना इजी हो जाता है। IPO से जो आप रकम जुटाएंगे उसको कहाँ डिप्लॉय करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या एक्सपेंशन प्लान्स? जी, तो 3 तरह की चीज़ें हैं जिन पे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पहला तो टेक्नोलॉजी और AI में। जैसा कि आप जानते हैं अभी टेक्नोलॉजी और AI में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। संजीव जो कि हमारे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं, he has been at the forefront to kind of adopt some of these new technologies, and that is one part
जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा पार्ट है कि हमारा अगर आप देखेंगे ओवर द लास्ट 2-3 साल यूज़र बेस काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है, कंज्यूमर्स और ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो हम मार्केटिंग में भी और स्पेंड करेंगे और इस ग्रोथ को कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे। तीसरा है अराउंड टैलेंट, जो कि संजीव ऑल्सो स्पोक अबाउट, कि वहाँ पे भी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, better, more sort of engineers and tech talent that we want to invest, and बाकी general corporate purposes. आईएक्स मार्केट कपलिंग मामले में आईएक्स के वकील कपिल सिब्बल ने सीईआरसी के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। कपिल सिब्बल के मुताबिक आदेश पारित करने वाले अधिकारियों ने शेयर गिरने के बाद खरीदारी की है। ज्यादा डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, क्या है पूरी खबर? देखिए, सीआरसी ने मार्केट कपलिंग का आदेश दिया था। इस आदेश को आईएक्स ने एप्टेल के अंदर चुनौती दी। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सबसे पहले जो आईएक्स के वकील है कपिल सिब्बल, उन्होंने सीआरसी के अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना था कि इसके अंदर काफी ज्यादा ट्रेडिंग की गई, खासतौर पर जिस दिन 22 जुलाई को ऑर्डर दिया गया उसके बाद उनको पता था कि शेयर के अंदर गिरावट आएगी और गिरावट आने के बाद शेयर खरीदे गए और ओवरनाइट 176 करोड़ रुपए यहाँ पर कमाए गए। तो इसने कहा कि इस खासतौर पे कि इस पूरे मामले के अंदर भ्रष्टाचार हुआ तो इसको आदेश को रद्द कर देना चाहिए। तो जो सीआरसी जो ट्रिब्यूनल था उसका कहना था कि ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ये काफी गंभीर है, आपको इसको रिकॉर्ड के ऊपर लाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि अभी सेबी की रिपोर्ट बाद में आई और सेबी की रिपोर्ट के अंदर इसका खुलासा हुआ। तो एप्टेल ने कहा कि आप इस जो सेबी की रिपोर्ट है उसको रिकॉर्ड के ऊपर रख दीजिए, हम इस मामले की जांच करेंगे और जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगे हैं उसको भी इसके अंदर पार्टी बनाना चाहिए। और शीर्ष जो एप्टेल है उसने ये भी कहा कि हम ये मानते हैं कि जब तक ये इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक जो नोटिफिकेशन है मार्केट कपलिंग का वो लागू नहीं होगा। तो अब जो एप्टेल है इस पूरे मामले की सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में करेगा, यानी कि 6 जनवरी को इस मामले की सुनवाई दोबारा से एप्टेल के अंदर होगी। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी पर। एमसीएक्स का शेयर आज 4% नीचे रहा है। दरअसल इक्विटी डेरिवेटिव के बाद कमोडिटी डेरिवेटिव पर अब सख्ती बढ़ सकती है। रिटेल निवेशकों के हित की रक्षा के लिए सेबी ने ब्रोकर से कमोडिटी डेरिवेटिव के आंकड़े मांगे हैं। खबर पर ज्यादा डिटेल्स लेते हैं यतिन मोहता से। जैसे इक्विटी मार्केट्स में सेबी कंसर्न थी कि जो वीकली ऑप्शंस हैं, जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग है, उससे रिटेल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसी नुकसान की तर्ज पे कमोडिटीज़ में क्या हो रहा है उसकी डेटा शीट जो है सेबी ने मंगाई है और ये मिंट की तरफ से जो खबर आ रही है उनके सोर्स बेस्ड खबर है, इसकी हमने पुष्टि नहीं की है। लेकिन अगर हम बात करें कमोडिटी डेरिवेटिव्स की तो यहाँ भी शायद रेगुलेटर को लगता है कि जो एफएनओ ट्रेडिंग हो रही है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग हो रही है कमोडिटीज़ में, यहाँ भी शायद रिटेल को नुकसान हो रहा है। इसलिए पिछले 3.5 साल का रिकॉर्ड, यानी ब्रॉडली आप समझ लीजिए 2022 के बाद के क्लाइंट लेजर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रोकर से मांगे गए हैं। मिंट के हिसाब से 2 ब्रोकरेज ने इनको कंफर्म भी किया है कि हाँ रेगुलेटर ने क्लाइंट्स के पीएनएल अकाउंट्स मंगाए हैं, जिसकी तफ्तीश वो करेंगे। अब रेगुलेटर इसका क्या करना चाहता है कहना मुश्किल है, लेकिन बाजार शायद ये मान के चल रहा है कि जिस तरीके से डेरिवेटिव स्पेकुलेशन पे रेगुलेटरी कंसर्न है, क्या बीएसई और एनएसई के तर्ज पे यहाँ भी कोई एक्शन आएगा क्या? अगर आएगा तो किस रूप में आएगा? कहीं ना कहीं डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो कमोडिटी और इक्विटीज़ में हो रहा है उस पर सेबी के बयान भी आए हैं कि वो कंसर्न है कि रिटेल का नुकसान हो रहा है, तो सावधानी से ट्रेड किया जाना चाहिए। सेबी ने बहुत सारे बैरियर्स इक्विटी मार्केट्स में लगाए हैं जिसके कारण ट्रेडिंग के वॉल्यूम में थोड़ी गिरावट आई रिटेल के साइड से। क्या ये स्टेप्स एमसीएक्स या एनसीडीएक्स जैसे कमोडिटी एक्सचेंज पर भी उठाया जाएगा? ये क्वेश्चन है, डेटा के बेसिस पे सेबी डिसीजन लेगा। लेकिन फिलहाल स्टॉक थोड़ा नर्वस दिखाई दे रहा है, 4% नीचे आज के ट्रेड में। 10,000 के लेवल मेंटेन करके रखा है, लेकिन हाँ 10,000 के प्राइस आने के बाद ये एक खबर है जो स्लाइटली कंसर्निंग है एमसीएक्स के शेयर होल्डर्स। अब रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के कैनाकोना में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार ने तैयार किया है। श्री राम की ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कांस्य धातु से बनी प्रतिमा से मठ की भव्यता के साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करेगी। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मठ द्वारा विकसित रामायण थीम पार्क गार्डन का भी उद्घाटन किया और साथ ही विशेष स्मारक, डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। ऐसे समय भी आए
जब गोवा के मंदिरों और स्थानीय परंपराओं को संकट का सामना करना पड़ा, जब भाषा और सांस्कृतिक पहचान पर दबाव बना, लेकिन ये परिस्थितियां समाज की आत्मा को कमजोर नहीं कर पाई, बल्कि उसे और दृढ़ बनाया। गोवा की यही विशेषता है कि यहाँ की संस्कृति ने हर बदलाव में अपने मूल स्वरूप को बनाए रखा और समय के साथ पुनर्जीवित भी किया। इसमें पुर्तगाली मठ जैसे संस्थानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, आज भारत एक अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्स्थापन, काशी विश्वनाथ धाम का भव्य पुनरुद्धार और उज्जैन में महाकाल महालोक का विस्तार, ये सब हमारे राष्ट्र की उस जागरूकता को प्रकट करते हैं जो अपनी आध्यात्मिक धरोहर को नई शक्ति के साथ उभार रही है। हम आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में विशाल रोड शो किया। उडुपी में श्री कृष्ण मठ में पूजा अर्चना भी की। यहाँ सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया और सोने का कलश चढ़ाया। इसके बाद पीएम ने 1 लाख लोगों के साथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उडुपी आना मेरे लिए बहुत खास है। उडुपी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे शासन के मॉडल की कर्मभूमि रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की मॉडल की कर्मभूमि रही है। 1968 में उडुपी के लोगों ने जनसंघ के हमारे वीएस आचार्य जी को यहां की नगरपालिका परिषद में विजयी बनाया था। उडुपी ने एक नए गवर्नेंस मॉडल की नींव भी रखी थी। आज हम स्वच्छता के जिस अभियान को राष्ट्रीय रूप देख रहे हैं, उसे उडुपी ने 5 दशक पहले अपनाया था। अगली खबर में बात करेंगे बिहार की 10 लाख महिलाओं को आज 10-10 हजार रुपए मिलने वाले हैं। जी हां, राज्य सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार जीविका दीदी स्कीम के लाभार्थियों को 10,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि पैसे अलग अलग फेज में बांटे जाएंगे और हर जीविका दीदी को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। हम आपको बता दें कि अब तक नीतीश सरकार इस योजना में 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए की राशि भेज चुके हैं। सभी लाभार्थियों को 14 दिसंबर तक राशि मिल जाएगी। देश भर में एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच टीएमसी के 10 सांसदों के डेलीगेशन ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। सांसदों और आयोग के बीच करीब 2 घंटे तक चली बैठक के बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के कारण लगभग 40 मृतकों की लिस्ट आयोग को सौंपी और 5 सवाल किए जिनका कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग और अधिकारी जिम्मेदार है। एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर हंगामा कर सकता है। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। वो 4 और 5 दिसंबर को भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। आज विदेश मंत्रालय ने इन तारीखों का ऐलान किया। वैसे ये मौका होगा 23वें भारत रूस वैश्विक शिखर सम्मेलन का। दौरे पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पुतिन की ये यात्रा कई मामलों में खास होगी। इस दौरान भारत की रक्षा खरीदी पर अहम बातचीत हो सकती है। खास तौर पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के नए यूनिट और सुखोई 57 जेट खरीदने पर बात हो सकती है। आपको याद होगा जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने रूस के दौरे पर थे, तब उन्होंने पुतिन से इस दौरे पर इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन तब तारीखों का ऐलान नहीं किया था। टीआरपी के नाम पर दर्शकों के आंखों में धूल झोंकने का बड़ा मामला सामने आया है। केरल में टीवी रेटिंग बढ़ाने को लेकर एक बड़ा स्कैम का खुलासा हुआ है। इस स्कैम में केरल के टीवी चैनल के मालिक के साथ साथ बार्क का एक कर्मचारी भी शामिल था। कैसे हो रहा था ये गोरख धंधा, बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा।
बार्क एक टीवी की रेटिंग मेजरमेंट करने की एजेंसी है। बार्क कई लोकेशन के ऊपर मीटर लगाते हैं और उस मीटर के आधार पर तय होता है कि कौन सा व्यक्ति कौन सी लोकेशन पर कौन सा चैनल देख रहा है, तो उसके आधार पर विज्ञापन की दरें तय होती है। अब केरल में एक बड़ा स्कैम सामने आया जहां पर कि केरल में एक टीवी चैनल के प्रमोटर ने बार्क के अधिकारी के साथ साठगांठ की, उसको मीटर की लोकेशन पता करने के लिए उसको पैसे दिए और वहां पर उस लोकेशन के आधार के ऊपर वहां पर लैंडिंग पेज के ऊपर अपना चैनल लगाया और अपनी जो टीआरपी है उसको बढ़ाया और उसके आधार पर विज्ञापन लिए। कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है। यहाँ पर दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शंस और व्हाट्सएप चैट निकल करके आए, इसके मुताबिक करीबन 100 करोड़ के आसपास की पेमेंट वहां पर दी गई है। तो एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसकी केरल पुलिस को टीवी फेडरेशन ने इसकी सीएम को भी शिकायत करी थी और पुलिस को भी इसकी शिकायत करी थी। तो उसकी पूरी जांच केरल पुलिस ने की और अब जो बार्क के अधिकारी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया और अब जो केरल पुलिस है इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि इसकी जो जड़ें हैं वो कहां तक फैली हुई है, कौन कौन से राज्य में इसकी जड़ें फैली हुई है और उसकी पूरी जांच केरल पुलिस अब कर रही है। और इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बार्क ने कहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से इस पूरे मामले का ऑडिट करवाएगी। अगली खबर में बात करेंगे दिल्ली की। लंबे इंतजार के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लॉन्च के लिए आखिरी जो बाधा थी वो दूर होते नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस मिल सकता है। खबर पर पूरी जानकारी बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, करीब 1.5 साल की देरी के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब लॉन्च होने को तैयार है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं अगले एक सप्ताह के अंदर इस एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस दे दिया जाएगा। उसके कुछ दिनों के बाद यानी कि 15 दिसंबर तक इसे लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है और जनवरी के पहले सप्ताह में इससे पहली उड़ान भरी जा सकती है। इसके लिए जो सेफ्टी रेगुलेटर डीजीसीए है उसने अपनी सारी जांच कर ली है। साथ ही जो सिक्योरिटी रेगुलेटर बीसीएस है उसने भी अपनी जो जांच है वो पूरी कर ली है। तकरीबन सब कुछ सही पाया गया है। इनकी जांच में सिर्फ कुछ सीसीटीवी कैमरा बढ़ाने की बात कही गई है और कुछ वॉच टावर और बढ़ाने की बात कही है। बाकी जो तैयारियां हैं, रनवे पूरा हो चुका है, जो एटीसी बिल्डिंग है वो पूरी हो चुकी है। सिर्फ कुछ जो लास्ट टाइम की जो फिनिशिंग है वो बची हुई है, जिसको लेकर कल योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसका दौरा किया और जो आखिरी समय की तैयारियां हैं उसे फास्ट ट्रैक करने के लिए कहा है। तो कुल मिला के अगले 1 महीने के अंदर हम इस एयरपोर्ट का जो पूरा काम है वो शुरू होता हुआ देखेंगे। राजधानी दिल्ली में ग्रैप 3 के पाबंदियां हटाते ही हवा का स्तर एक बार फिर बिगड़ गया है। दिल्ली का औसत AQI 400 के करीब पहुंच चुका है। वहीं नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में भी प्रदूषण गंभीर बना हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस पर संवाददाता रोहन सिंह। ये अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली से जो ग्रैप 3 के प्रतिबंध थे वो हटाए गए थे। ग्रैप 1 और ग्रैप 2 इस वक्त लागू है, लेकिन 48 घंटे के अंदर ही दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो दोबारा से बहुत खराब हो गई है। आज की अगर हम बात करें, इस वक्त दिल्ली का जो औसत AQI है वो 376 है। आज सुबह ये लगभग 400 के पास था और आज भी अगर दिल्ली के जो तमाम मॉनिटरिंग स्टेशन हैं उनमें ऐसे 19 मॉनिटरिंग स्टेशन है जहां AQI आपको 400 के पार यानी कि सीवियर की कैटेगरी में दिखेगा। आज जो सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह रही वो रही मुंडका। इसके अलावा जहांगीरपुरी, वजीरपुर, इन सभी का अगर AQI देखें तो ये सब 400 के पार देखने को मिला है। और अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन और ज्यादा प्रदूषण बढ़ सकता है। IITM जो सरकार की एजेंसी है जो मॉनिटर करती है पॉल्यूशन को, उसके मुताबिक अगले कुछ दिनों तक जो हवा की स्थिति है वो यूं ही बनी रहेगी, यानी कि जो पॉल्यूटेंट हैं वो लगातार जमते रहेंगे और AQI और बदतर होने की आशंका है।